हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको पता है कि विभिन्न प्रकार के ज्ञापन भारत सरकार को विभिन्न माध्यमों से गए हुए हैं। पता नहीं कितने पूरे देश से ज्ञापन गए हुए, एमएलए, एमपी, तहसील लेवल पर, कलेक्टर के लेवल से, और मुझे लगता है कमरा भर गया होगा। लेकिन भारत सरकार ने एक भी ज्ञापन को नहीं पूछा, और जो ज्ञापन गए उनका लगभग एक स्वरूप में आपको यहाँ दिखाई देता हूँ कि क्या क्या ज्ञापन भारत सरकार को गए हुए हैं और फिर भारत सरकार क्या करेगी इसमें जब तुम्हारे ज्ञापन ठीक नहीं होंगे। ये कि रेवाड़ी की रैली का एक ज्ञापन है, और ये भेजा है किसने? पूर्व सैनिक कल्याण संघ ने। अब सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब रेवाड़ी की रैली हुई तो हमें पता था कि पूरे देश के सैनिक एक मंच के नीचे आए थे। ये किसी खास एक एसोसिएशन का आंदोलन नहीं था, सबने किया। बहुत अच्छी भव्य रैली हुई, शानदार रैली हुई, और रैली के बाद थोड़े से मनमुटाव पैदा हुए। कुछ तो मनमुटाव स्वतः हो गए, कुछ लोगों द्वारा कर दिए गए। और जैसे ही रैली खत्म हुई, हमने पहलवान जी से कहा, पहलवान जी आप सारे वहाँ गए थे, क्या आपने ज्ञापन पे कोई विचार किया? बोल नहीं। तो मैंने क्या करोगे? मैंने आप ऐसा करो, जो ऑलरेडी माननीय रक्षा मंत्री जी ज्ञापन गया हुआ है वो बहुत ही सॉलिड ज्ञापन है, उस पर चर्चा हो सकती है, आप उस ज्ञापन को दे दो। उन्होंने राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के नाम से ज्ञापन दिया, उस पर हंगामा खड़ा हो गया कि पूरी रैली का श्रेय केवल और केवल पहलवान जी ले रहे हैं। इसका आभास जा भी सकता है, कुछ तो लोगों को जा सकता है, कुछ लोगों को भड़काया गया होगा। उसके बाद एक ज्ञापन 19/9/2023 को पूर्व सैनिक कल्याण संगठन रेवाड़ी देता है। अब पूर्व सैनिक कल्याण संगठन एक संगठन है, ना कि जितने भी रेवाड़ी में जितने भी संगठन इकट्ठे हुए उनका एक महासंघ है। इनमें दे रखे, इनमें वीर सिंह जी दे रखे हैं, सूबेदार मेजर ललित कुमार जी दे रखे हैं, और सूबेदार महासिंह भी दे रखे हैं, और नीचे इनके पदाधिकारी दे रखे हैं, और ये इनका लेटर है। इसका मतलब ये हुआ कि पहलवान जी का जो ज्ञापन गया था वो उनके कुछ संगठनों के था, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का। ये जो ज्ञापन गया है अकेले एक संगठन का गया हुआ है, जो पूरी की पूरी रेवाड़ी को रिप्रेजेंट करता है। अब एक संगठन रेवाड़ी में जो है, संगठन ये अरेंजमेंट कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है, लेकिन रिप्रेजेंट तो नहीं कर सकता। जब ये नहीं करता है तो पहलवान जी वाला भी नहीं करता, और जब पहलवान जी वाला नहीं करता तो ये भी नहीं करता। तो इन्होंने किस हैसियत में अपना ये ज्ञापन दिया, ये तो यही जाने, लेकिन इन्होंने भेज दिया। अब भेजा क्या वो आपको बताता हूं, और बार बार कहने के बावजूद भी कि इस प्रकार के ज्ञापन भारत सरकार पर कोई असर नहीं डालते हैं। जो रीजनेबल होंगे, जो फैक्चुअल होंगे, जो फिगर्स पर आधारित होंगे, जो वेल कैलकुलेट होंगे, कैलकुलेशन पर आधारित होंगे, उनसे भारत सरकार झुकेगी, न कि इनसे। और वो केवल और केवल भारत सरकार का जो नोटिफिकेशन है 7/11/2015 का है। इनका पहला ही पॉइंट में लूँगा और मैं बताऊँगा कि क्या वास्तव में इसका संबंध कोई 7/11/2015 के नोटिफिकेशन से है। अब यहाँ तो इन्होंने जो भाषा लिखी हुई है, OROP 2 किसको दिया है? माननीय प्रधानमंत्री जी को। OROP 2 में पूर्व सैनिकों के साथ हुई विसंगतियों में के संबंध में ज्ञापन। समस्त भारतवर्ष में पूर्व सैनिक संगठनों की एकता महारैली रेवाड़ी के हुड्डा ग्राउंड में 10 सितंबर 2023 को आयोजित की गई, जिसमें समस्त भारतवर्ष के लाखों पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। महारैली में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया। ये प्रस्ताव पारित किया गया, हमारे पास OROP में हुई विसंगतियों का एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया जाए। यानी जितने भी संगठन इकट्ठे हुए उन सब संगठन ने यह निश्चित किया कि भाई एक ज्ञापन प्रधानमंत्री को भेजे जाए। लेकिन यहां तो एक ही संगठन दे रहा है। कई संगठन होते या इनको कोई राष्ट्रीय कोई मोर्चा होता, क्या मोर्चा बना करके दिया जाता तो कोई बात समझ में भी आती। केवल एक संगठन दे रहा है, और ये कहते हैं यहाँ पर कि एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को, सभी लोग इकट्ठे हुए ज्ञापन बनाया जाए। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ ही रैली की थी और यहाँ ही हमने की, और यहाँ ही इनको हम याद दिला रहे हैं। ये सारी बातें अब इनका आता है सब ज्ञापन पहले नंबर का, 1 रैंक 1 पेंशन का विसंगतियों का निर्धारण। मुझे पता नहीं कि किस व्यक्ति ने ये ज्ञापन बना करके
पूर्व सैनिक कल्याण महासंगठन को दिया है। निश्चित रूप से जिस भी व्यक्ति ने यह बनाया है महासात्र किस्म का व्यक्ति है और वो केवल लोगों को धोखा देने में माहिर है। वो लैंग्वेज से धोखा दे रहा है कि वो सामने वाला जब नहीं जानेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वो समझेंगे कि सब बहुत बड़ा काम किया हुआ है। आगे जब काम करना पड़ेगा कैलकुलेशन, वो एक कैलकुलेशंस कर नहीं सकते। पहले से ही बताता हूं ये क्या कहते हो, इसका मैंने बता रखा था कि ये ज्ञापन का तरीका नहीं है। इस ज्ञापन से भारत सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। एक एक सेंटेंस को बताऊंगा हुआ क्या है। सन 1973 तक जेसीओ और जवानों को बलपूर्वक कम सेवा अवधि और कम उम्र में रिटायर करने की सहायता के कारण उनकी पेंशन का निर्धारण 75% हुआ था। इस कहानी की कोई जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी इस कहानी की, जिसे घटाकर 50% कर दिया गया और वन रैंक वन पेंशन के माध्यम से क्षतिपूर्ति सरकार द्वारा कर दी जाएगी, ऐसा कहा गया था। भाई जब वन रैंक वन पेंशन आ गई तो 75%, 50% ये फालतू बकवास की कोई जरूरत नहीं थी। ओआरओपी का नोटिफिकेशन बड़ा स्पष्ट रूप से आया हुआ है, 7/11/2015 का नोटिफिकेशन है, उसको पढ़ें। उसमें लिखा हुआ है कि जो लाइफ फिगर होंगी करंट पेंशनर्स की रैंक वाइज, लेंथ वाइज, इक्वल इंटरवल पर, यानी 5 साल के बाद पिछले पेंशनर्स को उसी रैंक और लेंथ वाइज के आधार पर दे दी जाएंगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो कब रिटायर हुए और कब नहीं हुए। ये सब फालतू बकवास लिखी है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी और ना किसी पे कोई असर पड़ने वाला है। ये भाषणों में तो अच्छे लग सकते हैं लेकिन यहां इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और यदि आप इस कहानी को कहते हो तो आगे बताऊंगा क्या है। सरकार ने समान वन रैंक वन पेंशन जुलाई 2000 से स्वीकृत की, पर इसका सही निर्धारण न होने से जेसीओ जवानों को नाम मात्र का लाभ मिला। अब 2014 में ये भी आ गई और इसका जेसीओ जवानों को नाम मात्र का लाभ मिला और सरकार ने इन जो ओआरओपी लेकर के आए थे इससे जेसीओ और जवानों को फायदा नहीं हुआ। अब फायदे वाली चीज आप लाना चाहते हो कि सरकार ने तो कहा है भाई लाइफ फिगर है, हर 5 साल के बाद जो लाइफ फिगर होंगी मैक्सिमम मिनिमम उसका हम एवरेज देंगे, और सरकार ने निकाल दिया। इसमें कोई परिवर्तन आप चाहते हो तो पॉलिसी का मैटर बन जाता है। आप सीधे सीधे कहो ना पॉलिसी को, तो सरकार पर दोष लगा नहीं सकते, पीसीडीए पर दोष लगा नहीं सकते, उनके कैलकुलेशन की कोई गलती है ही नहीं। आप खुद उनको क्लीन चिट दे रहे हो कि आपकी कोई गलती नहीं है, यह सरकार की गलती है, हम चाहते हैं कि इसको इस प्रकार किया जाए। अब आगे चलते हैं। सरकार द्वारा स्वीकृत बजट का बड़ा हिस्सा सेना के 3% रिटायर्ड अधिकारियों के जेब में चला गया। ये बेवकूफ़ी भरे जो बयान यहाँ दे रहे हो ना, ये बेवकूफ़ी भरी चीज़ यहाँ पे जो लिख रहे हो आप, कोई बेवकूफ़ी कहेगा। क्या मतलब है इस चीज़ को लिखने का? जब सरकार ने जेसीओ ओआरओ ऑफिसर्स को ओआरओपी में रखा हुआ है और उनकी लाइफ फिगर्स 2014 में और 2018 में बनती हैं तो वो उनको जाएंगी। वो अलग बात है कि हमारा जो निर्धारण किया हुआ है उसमें कमियां रह गई हैं और उसको प्रॉपर तरीके से नहीं लागू किया गया है। ऑफिसर्स का प्रॉपर तरीके से लागू किया गया है। ऑफिसर्स को जो ओआरपी गई हुई है वो 7/11/2015 के नोटिफिकेशन के अनुसार गई हुई है, क्योंकि उनकी बनती है लाइफ फिगर और लाइफ फिगर के आधार पर है। आप चाहते हो कि इसमें परिवर्तन हो या अफसरों से छीन ली जाए तो भाई उसका एजिटेशन करो, या कहानी मत गाओ। ये विसंगति नहीं है, ये बिल्कुल विसंगति नहीं है। विसंगति केवल और केवल 7/11/2015 के नोटिफिकेशन में। अब उसको कौन पढ़े? उसको पढ़ने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसके फैक्ट्स निकालने पड़ेंगे। फिर कहते हैं जो उसके हकदार नहीं थे, इस वाक्य को लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, ये तो सब बेवकूफ़ी। हाँ उनको फायदा हुआ है, वो अपने भी जाहिर है जो फायदा हुआ लाइफ फिगर से, उनकी कोई एडिशनल तो उनको दे नहीं दिया है, उन्हीं को उसी बेस पर दिया गया जो आपका 7/11/2015 का नोटिफिकेशन है। क्योंकि आज़ादी के बाद से ही उनका वेतन 50% पेंशन प्राप्त होती रही है और आज भी 50-60 से आयु में उनको वेतन का 50। क्या कहना चाह रहे हो भाई? क्या कहना चाह रहे हो? कौन सी ओआरओपी की विसंगति काउंट करा रहे हो आप कि उनको 50% और 60%? अरे उनकी बनती है उस एज में जाकर के, तो वो जो वर्तमान में जो करंट पेंशनर है उनकी बनती है तो पीछे वालों को जाएगी, उनकी नहीं बनती है तो नहीं जाएगी। उसके बाद अब उनका सॉल्यूशन लेकर के आते हैं श्रीमान। क्या लेके आते हैं? वन रैंक वन पेंशन का निर्धारण सही नहीं होने के कारण नोशनल मैक्सिमम ऑफ स्केल ऑफ द रैंक और ग्रुप के आधार पर नहीं कर 2013 में रिटायर हुए जेसीओ और उनकी वेतन का मैक्सिमम
और मिनिमम के औसत के आधार पर किया जा रहा है, जिससे विसंगतियां। इस सेंटेंस का तो भाई मैं ही समझ नहीं पाया। इस महापुरुष को यह पूछे भैया 7वें वेतन आयोग में तुम कहां से निकालोगे नोशनल मैक्सिमम? आप चाहते हो कि 24वीं स्टेज पे जाकर के वहां से निकाला जाए? तो फिर आप ये बताइए मेरे को कि 6वें वेतन आयोग में जब ये नोशनल मैक्सिमम आया था, तो फिर तो जब नोशनल उसमें यह कहा गया था 5वें वेतन आयोग का जो अपर एंड है उसका करस्पॉन्डिंग एंड जो 6वें वेतन आयोग में है उससे पेंशन का निर्धारण नहीं किया ना सरकार ने। सिपाही का 20,200 से बेसिक पे होता, उसके बाद ग्रेड पे होता, एमएसपी होती, एक्सपी होता, एक्स पे होता, जीएसयूएस का 34,800 से होता, उनका ग्रेड पे होती नोशनल मैक्सिमम में, एमएसपी होती, एक्सपी होती। वो तो नहीं किया ना, वो तरीका निकाला उन्होंने कि जो इनका अपर एंड है उसको 1.8 से मल्टीप्लाई किया जाए और सबको जोड़ करके उसको नोशनल मैक्सिमम निकाला जाए। आप 7वें वेतन आयोग में कहां से निकालोगे? 5वें वेतन आयोग का नोशनल मैक्सिमम निकल सकता है कि हर रैंक का अलग था, सिपाही का अलग था, नायक का अलग था, हवलदार का अलग था, नायब सर का अलग था। और 6वें वेतन आयोग में तुम कहां से निकालोगे? क्योंकि उनपे तो पेमेंट है, सिपाही से लेकर के हवलदार तक एक पेमेंट है, नायब सुधार से लेकर जीएसटी तक एक पेमेंट है। और 7वें वेतन आयोग में कहां से आप नोशनल मैक्सिमम निकालो? और क्या नोशनल मैक्सिमम का जिक्र 7/11/2015 के नोटिफिकेशन में है? कहीं भी नहीं है। ये केवल और केवल गुमराह करने की, मतलब इससे ज्यादा बेवकूफी भरी ज्ञापन की बातें भारत सरकार को नहीं जा सकती। जिसके भी पास ये जाएगा लेकर के बगल में डाल देगा कि इसमें कोई तत्व नहीं है, कोई सार नहीं है, और उसके बाद में बस ढाक के 3 पात। नहीं बातें करनी आती हैं, नहीं कैलकुलेशन करने आते हैं, नहीं फैक्ट जानने आते हैं, तो ये फालतू की बातों से लोगों को नहीं बहकाएं। तो हम तो यही समझेंगे, अभी तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में जो मीटिंग हो रही है, तो क्या उस समय इसी को बताओगे वहां पर जाके? तुम्हारे बस की बात नहीं है कि ओआरओपी की विसंगतियां क्या हैं। ये जितनी भी फालतू बकवास लिखी हुई है ना, इनका भारत सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और यही बात जंतर मंतर में बैठे हुए, जो पहले तो साबका ने दिया था और फिर एफबीए का यही ज्ञापन गया हुआ है, इसलिए वहां कोई बात नहीं हो रही है, किसी प्रकार की बात नहीं होगी, क्योंकि तुम लोग 7/11/2015 के आधार पर विसंगति बताने में निरंतर असफल हो रहे हो और असफल ही होंगे, क्योंकि आपने अध्ययन किया ही नहीं है। और यही कारण है ये सारी परेशानियां हो रही हैं। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।